पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे डायनासोर का जन्म हुआ और हम इंसान इस दुनिया में कैसे आए, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब जानना तो हर कोई चाहता है, पर पता बहुत ही कम लोगों को है। लेकिन आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डायनासोर के जन्म और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को विस्तार से जानेंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे। तो अब हम आ चुके हैं 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम हमारी पृथ्वी एक जायंट स्टोन के जैसी थी और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था और हमारे अर्थ पर किसी भी तरह की लाइफ एक्सिस्ट नहीं करती थी। इसके अलावा वोल्केनो इरोशन की वजह से हमारे अर्थ पर हर तरफ लावा ही लावा था और हमारी पृथ्वी से स्पेस से आए मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स टकरा रहे थे। और इसी टाइम एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और फाइनली वो प्लैनेट हमारे अर्थ से टकरा गया। इस प्लैनेट के हमारे अर्थ से टकराने की वजह से अर्थ और उस प्लैनेट के टूटे हुए टुकड़े स्पेस में अर्थ के चक्कर लगाने लगे और उस समय हमारी पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की तरह ही रिंग्स थे। अब हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे वो टुकड़े एक जगह पर अट्रैक्ट होने लगे और इन्हीं टुकड़ों के एक जगह पर अट्रैक्ट होने की वजह से निर्माण हुआ हमारे मून का, यानी चंद्रमा का। और अब हम आ चुके हैं 3.9 बिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम आउटर सोलर सिस्टम में कई बदलाव आ चुके थे और इसी वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के ऑर्बिट में भी बदलाव हुए और प्लैनेट्स के ऑर्बिट के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक बार फिर से अर्थ से मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स टकराने लगे और इस टाइम को द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट नाम दिया गया। लेकिन इस बार ये मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स अपने साथ कुछ स्पेशल लाए थे। दरअसल ये मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स अपने साथ क्रिस्टल फॉर्म में पानी लाए थे और ये मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स हजारों सालों तक धरती पर बरसते रहे। करोड़ों सालों बाद धरती पानी से भर चुकी थी, लेकिन अभी भी अर्थ पर लाइफ एक्सिस्ट नहीं करती थी। और अब हम आ चुके हैं 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। इस समय धरती पर मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश फिर से होने लगी और इस बार ये मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स अपने साथ मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बन और एमिनो एसिड्स को लाए और कुछ ही सालों में ये सभी मटेरियल समुद्र की गहराई में पहुंच गए। लेकिन समुद्र के पानी का टेम्परेचर काफी कम था, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन इसी बीच वोल्केनो इरप्शन के चलते समुद्र का पानी गर्म होने लगा और फिर जब समुद्र में मौजूद पानी काफी गर्म हो जाता है तो उन मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड्स के साथ आए मिनरल्स और केमिकल्स आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और फिर निर्माण होता है इस दुनिया के सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे आज के बैक्टीरिया जैसे ही दिखते थे और किसी वजह से ये ऑर्गेनिज्म समुद्र में काफी तेज स्पीड से फैलने लगे। ये ऑर्गेनिज्म रोजाना ही काफी तेजी से बढ़ रहे थे और अब हम आ चुके हैं 3.5 बिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम ये ऑर्गेनिज्म समुद्र में कुछ इस तरह फैल गए थे कि इन्हें एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना पड़ रहा था। और आप अपनी स्क्रीन पर ये पत्थर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि उन बैक्टीरिया जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म की बस्ती है। लेकिन जब समुद्र में मौजूद सभी बैक्टीरिया इन पत्थर जैसे स्ट्रक्चर्स में बदल गए और फिर शुरू हुई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और फिर इस प्रोसेस के आखिर में ये बैक्टीरिया बाय प्रोडक्ट के रूप में एक गैस रिलीज करते हैं और वो गैस थी ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी पर लिविंग बींग्स को जिंदा रखने में सबसे इम्पोर्टेंट थी। और अब इन बैक्टीरिया की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लगातार तेजी से कर रहे, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन काफी तेजी से बढ़ रही थी और पृथ्वी का माहौल काफी हद तक साफ होता जा रहा था। और अब हम आ चुके हैं 1.5 बिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम पृथ्वी का एटमॉस्फेयर आज जैसा ही हो चुका था, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ एक्सिस्ट नहीं करती थी और न ही पृथ्वी पर आज के जैसे बड़े महाद्वीप थे। धरती पर महाद्वीप के नाम पर छोटे छोटे आइलैंड्स ही मौजूद थे। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद पृथ्वी के क्रस्ट में हलचल होने लगी। पृथ्वी एक क्रस्ट मूवमेंट करने लगी और धरती का सरफेस कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में बदल गया। कुछ सालों बाद ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ने लगे और फिर जन्म हुआ सुपर महाद्वीप रोडिनिया का। उस समय पृथ्वी का एक दिन तकरीबन 18 घंटे का होता था और उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर भी काफी हद तक कम हो चुका था। और अब हम आ चुके हैं 750 मिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम धरती का सुपर महाद्वीप रोडिनिया जो हिस्सों में बढ़ चुका था और हर जगह वोल्केनो इरप्शन होने लगा था, जिससे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगी और फिर अंत में ये कार्बन डाइऑक्साइड काले बादलों में बदल गई, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिर जाता है और फिर इन बादलों से लगातार पृथ्वी पर एसिड की बारिश होती है। ये एसिड और कुछ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कि एसिड के रूप में हमारे अर्थ पर बरस रही थी। इस
इस एसिड रेन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही तेजी से घट रही थी और पृथ्वी का टेम्परेचर भी तेजी से कम होता जा रहा था। और जिस एसिड की बारिश हमारे पृथ्वी पर हुई थी वो एसिड अब बड़े बड़े पत्थरों पर जम चुका था, लेकिन अब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सन की लाइट को सहन नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से शुरू हुआ अब तक का सबसे लंबा आइस एज। लेकिन फिर एक बार फिर से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती का टेम्परेचर भी तेजी से ग्रो होने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी की आइस पिघलने लगी। और अब हम आ चुके हैं 540 मिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम पृथ्वी से आइस एज खत्म हो चुका था और पृथ्वी आज के हमारे पृथ्वी जैसा ही दिखने लगा था। यही नहीं, समुद्र की गहराइयों में लाइफ अब काफी डेवलप हो चुकी थी। नए नए और बड़े ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेंस में आ चुके थे, लेकिन अभी भी लाइफ केवल समुद्र के अंदर ही थी और जमीन पर अभी भी कोई लाइफ एक्सिस्ट नहीं करती थी। और उस समय पृथ्वी के सभी ऑर्गेनिज्म समुद्र में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदा रह पा रहे थे। और अब हम आ चुके हैं आज से लगभग 460 मिलियन ईयर्स पीछे। इस टाइम धरती के सरफेस पर भी लाइफ आने वाली थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नई लेयर का निर्माण कर रही थी और ये लेयर थी ओजोन लेयर। ये लेयर पृथ्वी को सूरज के हानिकारक रेडिएशन से एक योद्धा की तरह बचाने लगी और जब पृथ्वी सन के हार्मफुल रेडिएशन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गई तो फिर पानी में मौजूद ये टिकटलिक नामक ये फिश पानी से निकलकर अपने फिन्स का यूज धरती पर रेंगने के लिए करने लगी और कुछ ही समय में इस फिन्स ने अपने आप को धरती और पानी दोनों में ही रहने लायक बना लिया और लगभग 15 मिलियन सालों के अंदर ही इस टिकटलिक फिश ने अपने आप को टेट्रापोल में बदल दिया। टेट्रापोल पूरी तरह से जमीन में रहने वाला एनिमल था, जिससे कि डायनासोर और हम इंसान विकसित होने वाले थे और टेट्रापोल अपने आप को कई जीवों में बदलता जा रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एनिमल्स की कई स्पीशीज बन गई। लेकिन पृथ्वी पर एक बार फिर से वोल्केनो इरप्शन होने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा और इसी वजह से पृथ्वी से 95% ऑर्गेनिज्म गायब हो गए। लेकिन ये प्रॉब्लम भी जल्द ही खत्म हो गई और धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर भी कम होने लगा और एक बार फिर से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी। फिर निर्माण हुआ सुपर महाद्वीप पैंगिया का और बचे हुए 5% स्पीशीज जो कि वोल्केनो इरप्शन से बच गए थे वो पैंगिया महाद्वीप में ही रहने लगे। ये सुपर महाद्वीप काफी हरा भरा साफ था और बचे हुए 5% जानवर डायनासोरस और अलग अलग तरीके के जानवर में डेवलप हो गए और इस तरह हुआ डायनासोर्स का जन्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर हाँ तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।